गुड मॉर्निंग। अपन क्या पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर में? थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन अपने को क्या क्या पढ़ना था थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, और क्या क्या अपन ने पढ़ लिया है, किस वजह से पढ़ना था वो भी। तो थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड में अपन को पढ़ना था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा में कुछ है तो वो है कार्नोट है, ठीक है। क्लासियस एंड क्लैपेरॉन की इक्वेशंस है, इनइक्वलिटीज़ की वगैरह जो भी। नन्स्ट हीट थ्योरम है, क्या है? नन्स्ट हीट थ्योरम। उसके अलावा कार्नोट हो गया, ये हो गया, नन्स्ट हीट हो गया। और आपको एंट्रोपी के रिलेशंस पढ़ने हैं, क्योंकि एंट्रोपी के रिलेशंस इसमें पढ़ने थे। और ट्राउटन्स लॉ हो गया, ट्राउटन्स लॉ है वो इसमें। सबसे पहले सेकेंड लॉ आया था। सेकेंड लॉ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी थी? क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या चीज़ें नहीं बता पाया था। फर्स्ट लॉ हमारे को एक तो अपने कौन सी दिशा में होता है प्रक्रम, उसके बारे में नहीं बता पाया था। सेकेंड, वो कितनी एनर्जी दे रहा है वो, और वो एनर्जी क्या उसमें कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट हो रही है, वो नहीं बता पाया था। तो इस वजह से फर्स्ट लॉ नहीं बताया, उसको सेकंड लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड लॉ में कई डेफिनेशंस दी गई थी हर वैज्ञानिक द्वारा, हालांकि कोई भी ऐसी फिक्स नहीं आई थी जिसे सेकंड लॉ डिफाइन किया जा सकता है। पर सेकंड लॉ में एक वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया था, वो था एंट्रोपी। क्या था? एंट्रोपी। इस वर्ड की वजह से ही सेकंड लॉ की वो डेफिनेशन अपने आप में सत्यापित हो जाती थी। तो एंट्रोपी जब वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका मतलब ये बताया गया था कि रैंडमनेस। क्या बताया गया था? रैंडमनेस। रैंडमनेस क्या चीज़ थी? रैंडमनेस किसी भी का फैलना, यादृच्छिक रूप से फैलना। तो उसकी वजह से क्या होता था कि ब्रह्मांड की जो एनर्जी है वो, उसमें एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कोई भी काम आइडियल तो है नहीं। जब काम आइडियल नहीं है तो पी वी टी जो भी हैं, इनका फ़र्क या ये वेरी करेंगे, इसके लिए ये वेरी करेंगे, तो फिर यहाँ कुछ ना कुछ होगा। तब इसकी जो भी एनर्जी रही होगी वो कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, और जो कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है, और जो यूज हो गई अलग तरीके से, वर्क तो हमें मिला पर कंप्लीट नहीं मिला, तो जो यूज हुई वो कौन से में चली गई थी? वो एनर्जी एंट्रोपी के रूप में चली गई थी। वो खर्च हो गई थी इस कार्य को करने के लिए, इस कार्य को बनाने के लिए ही वो खर्च हो गई, इसलिए वो एंट्रोपी वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। जिसको अपन ने क्या बोला था? एस बोला था, डी एस बराबर डी क्यू बाई टी बोला था। ये सेकेंड लॉ था भी, रिवर्सिबल प्रोसेस में ही रहता है। इसके अलावा फिर इसका अगर एप्लीकेशन पार्ट देखें एंट्रोपी का उस टाइम में, तो उस टाइम में इसका एप्लीकेशन पार्ट था, कार्नोट ने दिया था। कार्नोट ने बोला कि जो मेरे पास एक इंजन बनाया, मैंने क्या बनाया? मैंने एक इंजन बनाया है, वो आपके क्या है? 100% एफिशिएंट है। क्या बोला? 100% एफिशिएंट है, मतलब उसका एप्सिलॉन जो होगा वो 1 होगा। इसने अपने 4 प्रोसेस बताए, उन चारों प्रोसेस का आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन, इन चारों का उसने वर्क कैलकुलेट किया, फिर टोटल वर्क निकाला, वर्क नेट निकाला, ठीक है। जो जनरली किस पे था? V2V1 यही था, NRT/ln V2V1 आपने ये निकाला भी था। इसके अंदर इसने कहा था कि जो आपका, अगर आपकी नीटा देखें, क्या थी नीटा? एफिशिएंसी जो थी वो क्या थी? वर्क अपॉन क्यू एच। जिसको अगर अपन लिखें तो ऐसा लिखते थे QH माइनस QC अपॉन QH, या फिर TH अपॉन TC माइनस TH। ये हो गया। ये सब कुछ कार्नोट में था। फिर कार्नोट में भी पढ़ा इसमें कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम क्या था कि भाई अगर मैं 2 इंजन ले लूँ अलग अलग, ठीक है, 2 इंजन ले लिया मैंने, पर उन दोनों को मैं एक ही सिंक से जोड़ूँ और एक ही सोर्स से जोड़ूँ, तो अब वो रिवर्सिबली तो काम वैसे ही करने। अब ये जब भी काम करेंगे तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी वो हमेशा E1, E2,
E1 E2 हमेशा इक्वल ही रहेगी, जो एफिशिएंसी इसकी आनी है वही एफिशिएंसी दूसरे वाले की आनी है। यहाँ तक ये पढ़ा कार्नोट का। इसके बाद अपन ने शुरू किया था भाई अपन ने एंट्रोपी के बारे में पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अपन एंट्रोपी के बारे में जो पढ़ रहे थे उसको थोड़ा वापस लिख लेते हैं कि अपन कहाँ थे। तो अपन एंट्रोपी के बारे में जहाँ से लिख रहे थे, जो सबसे पहला था वो था एस किसका फंक्शन था, एस फंक्शन था टी और वी का। ठीक है, टी और वी का फंक्शन था। फिर अपन ने इसको डी एस बराबर डी एस बाई पार्शियल डिफरेंशियल डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी और डी वी। इसके अलावा अपने को और क्या याद रखना था, u बराबर u किसका फंक्शन है, t और v का फंक्शन होता है। ये भी अपन पिछली क्लास में पढ़ के आए थे, यहाँ से भी लिख लेते हैं du बराबर du बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v dt प्लस du बाई dv एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dv। और इसके अंदर एक चीज़ और क्या लिखनी थी, एक चीज़ और लिख लो आप कि आपने पढ़ा था कि ds बराबर क्या था, dq बराबर dq बाई टी था। और ये जो ds था यहाँ आपने एक du बराबर dq प्लस w वाले से करके किया था। तो आपका क्या आया था कि ds बराबर 1/t du प्लस pt dv। ये भी एक आया था। अभी इनको ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक बार का, क्योंकि अभी ये वापस हम पूरा इसका निकाल के देखेंगे क्या क्या निकल रहा था कल। ये अपन कल ये कुछ लिख रहे थे, इसके बाद अपन आगे भी पहुंचे थे इसके। वो ऐसा था कि अब आपको ये पता है कि इसमें CVDT कौन सा होता है। अगर पूछा जाए तो CVDT कौन सा है, du बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू CVDT। CV होता है ना, तो आप इसको CVDT भी लिख सकते थे। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ du बराबर CVDT प्लस du बाई dv एट कॉन्स्टेंट t dv। ये भी था। अब ds बराबर अगर मैं ये लिख सकता हूँ पूरा, तो उसमें फिर ये लिख दूंगा मैं, कोई दो राय थोड़ी है। अगर ds यहाँ से यहाँ देखो, ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये 3 मान लो। ठीक है, तो आपको 3 और उसमें दिख रहा होगा कि इस ds को इस ds से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये पूरा एक फॉर्मेट आएगा उसकी जगह लिखने का। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी जगह ये फॉर्मेट लिख दूँ तो आ सकता है पूरा एक। अब उसको लिखने का क्या था, अभी उसको लिख देते हैं अपन। ds बराबर क्या था, du की जगह तो CVDT अपॉन 1/t प्लस du बाई dv एट dvt प्लस p डेट t dv। ठीक है, यही था, यही लिखा हुआ। ये अब अपन कहाँ लिख सकते हैं, वहाँ देखिए अगर उससे कंपैरिजन करें, कौन सा 1 और 4 में, 1 और 4 में अपन कंपैरिजन करें तो ds से ds बराबर सही है। मैं अगर चाहता तो बराबर भी लिख सकता था, तो मैं यहाँ से यहाँ इसका सीधा कंपैरिजन देख रहा हूँ। तो ds बाई डी टी और यहाँ dt, तो dt वाला इसके साथ इससे आ जाएगा। ठीक है, तो ds बाई डी टी कॉन्स्टेंट v किसके आया, CV बाई टी,
सही है। और ds बाई डी वी, ये डी से है, ये डी वी का देखो, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या आएगा, ये डी वी पी प्लस डी यू बाई डी वी। अब इसका p प्लस टी से इसमें ये रहा, तो या तो p प्लस टी ऐसे बोल दो, ये लो, ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो इसमें से 1/t कॉमन ले लूँगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो किसके बराबर आया, ds बाई डी टी बराबर 1/t p प्लस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट t, और डी से भी मल्टीप्लाई वाला है तो डी से डी वैसे ही कट हो गया, तो ये वाला इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, यहाँ तक तो अपन कल पहुँच गए थे सारा लिख के, अभी तक यहीं पहुँचे हैं। अब यहाँ से क्या है, इसको वापस अपन अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले को वापस अपन dv, तो इसको अपन अगर dt से मल्टीप्लाई dv बाई dt हो जाएगा, इसको dv से कर लो, इसको dt से कर लो। अगर जो कांस्टेंट बार दिए हुए हैं इसका इसमें है, तो इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो dv से होगा, इसका जो होगा वो dt से होगा। डबल डेरिवेटिव अब अपने को यहाँ से डबल डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, तो इसका डबल डेरिवेटिव इसके किसके रेस्पेक्ट में होगा, v के रेस्पेक्ट में, इसका डबल डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, वो करते हैं, कहाँ से मिटा दिया जाए, यहाँ से ही मिटा दिया जाए। इसको भी हटा देते हैं अपन। अब अपन इक्वेशन 5 वाले में देखते हैं, डबल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू डी बाई डी वी के साथ, इसके साथ। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, देखो डी स्क्वायर एस डी वी डी टी और 1/t डी ऑफ सी वी अपॉन डी वी। ठीक है, यही आया। इसको आप क्या लिख सकते हो, सी वी को, सी वी आपने कहाँ से लिया था, सी वी आप जानते हो डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ही था, यही तो था। इस सी वी को आप ये लिख सकते हो, तो वापस यहाँ से ये भी लिख दोगे, तो 1/t डी स्क्वायर यू डी वी डी टी, डी स्क्वायर एस डी वी डी टी। अभी बस आप चलते जाइए इसके साथ साथ क्या हो रहा है, लास्ट में रिजल्ट वही निकलना है कि एंट्रोपी पॉजिटिव रहती है कौन से वाले, कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमारे को उसका रिलेशन किसका, टी और वी के साथ रिलेशन देखते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए हमें ये सब कुछ करना है। ठीक है, ये तो हो गया इसके साथ। अब ऐसा ही अपन किसके साथ करेंगे, ऐसा ही अपन करेंगे इस वाले के साथ, डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी 1/t, इस वाले के साथ। अब इसके साथ किसके रेस्पेक्ट में करना है अपने को, डबल डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ से इक्वेशन 6 के लिए लिख देता हूँ डी बाई डी टी, तो क्या आएगा, डी स्क्वायर एस बाई डी वी डी टी 1/t dp dt at constant volume प्लस डी स्क्वायर यू dt dv माइनस 1/t का स्क्वायर p प्लस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट t। ठीक है, ये पूरा एक और आ गया, इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बनाओ और 8 नंबर। ठीक है,
अब क्या दिखा, 7 और 8 से क्या दिख रहा है, अब उसको भी हटा देते हैं अपन। देखो भाई ये सीधा सीधा याद रखने वाला है। एक बार टी को छोड़ा तो बाकी वो कर दिया, ठीक है, डी पी बाई डी टी एट वी डी यू स्क्वायर बाई डी वी स्क्वायर डी टी, ये हो गया। अब फिर इस वाली टर्म्स को छोड़ दो और टी के रेस्पेक्ट में कर दिया है तो 1/t स्क्वायर हो जाता है। 1/t था ना, तो 1/t माइनस का टी हो जाता है, यही तो होता है माइनस का टी। इसको अपन ये लिख सकते हैं, ये लो ये लिख दिया अपन ने, इसलिए ऐसा लिखा हुआ। ये अपने दोनों हो गए। अब दोनों का जब अपन कंपैरिजन देख रहे हैं दोनों का अगर कंपैरिजन देखें, एक तो क्या चीज़ है 1/t के रेस्पेक्ट में, देखो ये चीज़ यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है, ठीक है, तो ये तो वैसे ही बराबर हो जाएंगे एक दूसरे के, ये तो कट कुटा के चले जाएंगे। अब उसके अलावा आपको क्या दिख रहा होगा, अगर मैं इन दोनों को बराबर ही कर दूं, भाई इधर ये है इधर ये है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर ही कर दूं, तो आपको लिखने को क्या मिल रहा होगा कि 1/t डी स्क्वायर यू अपॉन डी वी डी टी, ठीक है, बराबर 1/t डी पी डी टी कॉन्स्टेंट वी प्लस डी स्क्वायर यू बाई डी टी डी वी 1 माइनस टी स्क्वायर पी प्लस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी। यही तो मिल रहा है आपको इन दोनों से। 7 और 8 से देख रहे हैं तो यही तो मिल रहा है। और उसमें भी आपको क्या मिल रहा है, पहली टर्म्स देखो, इसका इससे देख रहे हैं तो इसमें ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, तो एक दूसरे से काटेंगे भी सही, ठीक है, काट दे मैं, तो फिर क्या हुआ, अगर मैं इसको इधर लाता, ये माइनस की जो टर्म होती पूरी, ठीक है, किसकी टर्म होती है, माइनस की तो टर्म हो जाती, वो माइनस की टर्म इससे मल्टीप्लाई होता, जैसे अपन करके देख ले मैं, डी वी बाई डी टी 1 माइनस ये डी पी डी टी कॉन्स्टेंट वी प्लस, अगर माइनस का खोल दूँ मैं तो देखिए यही कुछ हो रहा है, तो ये एरिया टर्म एक जैसी दिख रही है, बस पॉजिटिव नेगेटिव वाला ही तो सीन है। ये तो वैसे ही कट, माइनस से माइनस भी आप इसका हटा सकते हो, तो ओवरऑल आपका क्या बचेगा, ओवरऑल आपका क्या लिख दे, मैं यहाँ लिख देते हैं एक बार का, इसको हटाते नहीं है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1/t डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी, ठीक है, ये वाला बराबर किसके हो गया 1/t स्क्वायर पी पी प्लस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये वाला देखिए, जब 7 और 8 को इक्वल किया तो हमें फाइनलाइज जो मिला 9 नंबर वो ये मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 7 और 8 को जब अपन ने फाइनलाइज किया, इन दोनों को एक दूसरे के सामने किया है, तब LHS और RHS वाला सिस्टम, तो हमारे को लास्ट में जाके क्या मिल रहा है, ये 1/dt वाला मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या दिखेगा, अगर आपने इसकी तुलना वापस किससे कर दी है, ये आपको कहीं ना कहीं तो पहले भी मिला ही होगा, कहीं मिला था, अगर कुछ याद आए, अपन टी से टी भी काट ही सकते हैं इसका, ये लो ये भी हटा ही देते हैं ताकि आपका और इजी हो जाएगा, ये रहा, ये फॉर्मेट आपको कहीं ना कहीं तो मिला होगा। ये फॉर्मेट आपने अभी थोड़ी देर पहले जब अपन लिख रहे थे सारा, तब अपन ने ds/dt बराबर क्या लिखा था, cv/t लिखा था, ds/dt बराबर cv/t लिखा था, और दूसरा उसमें क्या लिखा था, ds/dv, क्या लिखा था, ds/dv एट कॉन्स्टेंट t लिखा था ना,
अगर याद हो अब पीछे जाके देखना, डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी जो लिखा था वो यही लिखा था 1/t p प्लस डी यू बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी। ये अपनी पांचवी या छठी इक्वेशन जो थी वो यही तो थी कि डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी बराबर ये हो गया। यहाँ से आपको क्या दिखा, यही दिखा ना। इसका मतलब 9 और जो अपनी पुरानी इक्वेशन थी 4th या 5th जो भी थी वो ऐसा दिखा। इसका मतलब यहाँ से अपने को क्या प्रूफ मिला, यहाँ से अपने को प्रूफ मिला है, ये मिटा दूँ भाई, अपन ने ये रामायण जो भी करी इतनी, वो रामायण क्यों करी, क्योंकि अपने पास वो सी वी डी टी और डी एस बाई डी टी बराबर सी वी डी टी था, सी वी अपॉन टी था। उन्हीं के बराबर करते करते अपने को एक चीज़ और मिल गई कि डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी एस बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ये आपको एक साइक्लिक रूल से मिलता है, उस साइक्लिक रूल से तो ये मान निकला है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे हम बिल्कुल शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, पर अपन अभी नहीं करेंगे, शॉर्ट तरीका अपने अभी काम का नहीं है, अपने को ये सारा प्रोसीजर ही करना पड़ता है। इसके लिए ये निकल गया। अब यहाँ से आपको संपीड्यता गुणांक देखने पड़ेंगे, अल्फा और कप्पा, उष्मा के संपीड्यता गुणांक। थर्मोडायनेमिक्स में आपको ये भी देखने पड़ेंगे, वहाँ से भी अपना कुछ ना कुछ रिलेशन निकलेगा, अल्फा और कप्पा। तो जो अल्फा होता है वो 1/v डी वी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी होता है अल्फा, क्या अल्फा। और बीटा जो गामा जो होता है, एक बीटा भी होता है, एक अल्फा भी, एप्सिलॉन भी होता है, ये 4 होते हैं वैसे। इसमें से कप्पा जो है -1/v डी वी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी, डी वी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी होता है, ठीक है। ये दो आपको अब संपीड्यता गुणांक से देखना पड़ेगा। यहाँ से अब यहाँ से क्या करना, अब यहाँ से अपने को वॉल्यूम की टर्म v जैसे ये निकाले थे वैसे अब वॉल्यूम की टर्म में भी चीज़ें चलेगी। किसके, वॉल्यूम की टर्म में भी p और t के। वहाँ से आपको कुछ नहीं है, ds बाई डी वी जो है ना, ये जो डी एस बाई डी वी जो है ये हमने यहाँ तक निकाल लिया, इसको अपन अल्फा और कप्पा की टर्म में ले आएंगे और कुछ नहीं करना है। अपने संपीड्यता, उष्मा संपीड्यता गुणांक अल्फा और कप्पा के टर्म में लाना है उसको, ठीक है। किसको, डी एस बाई डी वी को। v किसका फंक्शन होता है, v फंक्शन होता है t और p का। सेम वही चीज़ वापस लिखनी पड़ेगी, dv बराबर dt बाई dt dv बाई dt dv बाई dt एट कॉन्स्टेंट p और dt प्लस dv बाई dp एट कॉन्स्टेंट, क्या हो गया यहाँ पर अब, t और dp, ठीक है। यही तो होता है, लिखा ये। यहाँ से आपको देखो, अब आपको इसमें किसका भाग देना है, dt का भाग दे दो। किसका भाग दे दो, dt का भाग दे दो। dv बाई dt बराबर dv बाई dt भाग दे दिया, ख़त्म किस्सा यहाँ तो कांस्टेंट p प्लस dv बाई dp dp बाई dt, ठीक है। क्या हो गया, dp बाई dt हो गया है, ठीक है। कुछ दिख रहा है यहाँ से, किसके बराबर ला सकते हैं, अपने को क्या चाहिए, अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम कर दूँ, ये भी कांस्टेंट प्रेशर, और ये dv और dt है तो कांस्टेंट प्रेशर बचेगा। अगर dp dp बचा है, dp dt बचा तो v आ जाएगा, dv dp आया है तो t आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। ये साइक्लिक रूल से निकलता है ऐसे, p v और
टी पर। तो उसी साइक्लिक रूल में देखो v और t यहाँ आ गए तो p बच जाएगा, v और t यहाँ आ गए तो p बच जाएगा, ठीक है। dv v और p आ गया है तो कांस्टेंट t चल जाएगा, dp और dt आ गया है तो कांस्टेंट v चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये इधर जाएगा कट जाएगा, इधर गया कट गया, अब कौन बचा dv बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v बराबर क्या बचा है dv बाई डी पी कॉन्स्टेंट ही। अगर उधर भेजा है तो 1 में चलता है, ठीक है, किस में चलता है 1 में चलता है, पर अपन अगर उसको माइनस में लिख दे तो भी अपना काम हो जाएगा ना, अगर मैं इसको या माइनस लिख दूँ तो भी काम हो जाएगा ना भाई। ये गुणा वाला अगर ज़्यादा भाग में, पर मैंने उसको उल्टा नहीं करके ऐसे लिख दिया माइनस, तो ये लो ये हो गया, यहाँ पर भी सही है, ये अपने यहाँ तक चल रहा है। मतलब अब किसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कुछ दिख रहा होगा, dv dp बाई डी टी की जगह dv बाई डी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख दो भाई। अब dp बाई डी की जगह क्या लिखता है dv बाई डी टी, कहाँ गया अपना डस्टर, यहाँ से अपन थोड़ा सा वापस मिटा देते हैं, इसको नहीं मिटाएंगे, इसको एक बार मिटा के इसको सही लिख देते हैं वापस, ठीक है, कि अपन ने ये लिखा है। अब इसमें अपन वापस dt का भाग दे देते हैं, dt का भाग दिया तो अपना क्या बना dv बाई dt बराबर dv बाई dt, dt बाई dt कांस्टेंट p है, यहाँ पे भी कांस्टेंट p रहेगा, प्लस dv बाई dp और dp बाई dt, ठीक है। ये प्लस अगर देखा जाए तो dt से dt कैंसिल, ये s से कैंसिल हो गया है। ये सही है, प्लस ये से कट के ख़त्म हो रहा है dv बाई डी टी एट डी टी, यहाँ से अपने पास एक वैल्यू आएगी dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v बराबर dv बाई डी टी, dv बाई डी टी और dv बाई डी पी कॉन्स्टेंट t और p, ठीक है। ये एक वैल्यू आएगी यहाँ से, और अपने को पता है dp बाई डी टी, dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v क्या होता है अल्फ़ा बाई कप्पा, अल्फ़ा बाई कप्पा। तो ये जब इसके साथ करेंगे तो ds बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट t बराबर अल्फ़ा बाई कप्पा। ये आप सब साइक्लिक रूल से ही निकालोगे तभी हो जाएगा। आपको यहाँ से ये करना है, इसके बाद ये अल्फ़ा बाई कप्पा में रिलेशन आएगा। यहाँ से अपन ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था माइनस वाला साथ में है, v से v वो कट हो जाएगा, 1/1/v कट हो गया, तो dp बाई डी टी एट को अल्फ़ा बाई कप्पा और वही अल्फ़ा बाई कप्पा इसमें आ गया, ठीक है। ये हो गया एस टी वी के साथ रिलेशन। बात यही ऐसी भी है कि एंट्रोपी टेम्परेचर या वॉल्यूम के साथ जब इसका फंक्शन लिया जाता है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ पहले आपको किसी एक को स्थिर करो, किसी भी एक को स्थिर करोगे तो भी एंट्रोपी तो आपकी इंक्रीज होती रहेगी। स्थिर आयतन के साथ देखोगे तो भी एंट्रोपी इंक्रीज है, स्थिर टेम्परेचर के साथ है तो भी एंट्रोपी तो इंक्रीज है, क्योंकि यूनिवर्स की एंट्रोपी हर टाइम इंक्रीज होती रहती है। तो देखो जो अपन ने पहला स्टार्ट किया था वो था s किसका फंक्शन था, t और v का फंक्शन था। किसका, s t और v का फंक्शन था। तो उसमें जो अपने इक्वेशंस बनी थी, जो लास्ट इक्वेशंस बनी थी वो लिख देता हूँ मैं आपके लिए कि भाई इसमें काफ़ी कुछ बना। जैसे अपन ने ds बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v बराबर cv बाई t बनाया था। एक ds बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 1/t p प्लस du बाई डी वी
du by dv एट कांस्टेंट टेम्परेचर, du टी लिख दो, ठीक है। ये था। इसके बाद जब अपन ने सारा इक्वल किया तब अपने को एक तो पता चला कि ds बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट v, कॉन्स्टेंट t इज इक्वल टू dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v, ये भी आया एक। फिर अपन ने इसका अल्फा और कप्पा के साथ संपीड़ितता गुणांक के साथ भी रिलेशन बनाया, तो उसमें अपने को मिला कि ds बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट t इज इक्वल टू अल्फा बाई कप्पा होता है। मतलब इसकी जगह dp बाई डी टी की जगह अल्फा बाई कप्पा, मतलब यहाँ से dp बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट v बराबर क्या हो सकता है, अल्फा बाई कप्पा हो सकता है। वहाँ से फिर अपन को ये तो पता चल गया कि क्या है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज। कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, ठीक है। इसका कंक्लूजन ये था। और यहाँ से ये चीज़ ds बाई डी वी, पर ओवरऑल अगर फॉर्मूला लिखना है तो आपको ds बराबर सी वी टी बाई डी टी प्लस अल्फा बाई कप्पा डी वी, ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ये लास्ट में कंक्लूजन है। पर इसका कंक्लूजन अगर लैंग्वेज में याद रखना है, लैंग्वेज में क्या रखना है कि जब हम एंट्रोपी को किसका फंक्शन मानते हैं, टी और वी का फंक्शन मानते हैं, किसका, टी और वी का फंक्शन मानते हैं, तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे पाते हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, ठीक है। और कौन से दो गुणांक आए थे, ऊष्मा संपीड़ितता गुणांक अल्फा और कप्पा आए थे, उनकी वजह से। ऐसा ही अब अपन को किसके साथ करना है, सेम यही चीज़ अब कहाँ करनी है, टी और वी ले लिया है तो अब टी और पी। अभी एक बार अपन ये थोड़ा मैथमेटिक्स देख लेते हैं, इसके बाद अपन जो देखना है वो वापस अपने को एंट्रोपी चेंज में वैल्यू निकालनी है कि भाई एंट्रोपी चेंज होगी किसी सिस्टम की, दो एंट्रोपी की चेंज होगी, तो उसमें टीवी रखने पर, पीवी रखने पर या पीटी रखने पर आपको डेल्टा एस का वैल्यू कैसा मिलेगा वो भी अपन करेंगे। पर पहले एक बार एस किसका फंक्शन है, टी और पी का, किसका फंक्शन है, टी और पी का। फिर से वही लिखो, डी एस बराबर डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस क्या लिखना है, डी एस बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टी और डी पी, ठीक है। इसमें एक यह भी याद रखो, एच बराबर यू लिख दो, या यू बराबर लिखना है एच प्लस, ये तो पी वी होता ही है, ठीक है। एच बराबर यू प्लस पी वी है, ई प्लस पी वी अपन ने लिखा भी था। अगर मैं यहाँ से यू बराबर एच माइनस पी वी भी लिख सकता हूँ, और डी यू बराबर डी एच, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें डी पी की टर्म आ रही है, इसलिए अपन ने डी एच वाला ही सिस्टम लिया है। एच का भी फंक्शन लेंगे क्योंकि एच भी किसका फंक्शन होता है, अगर पता रहे तो एच भी किसका फंक्शन है, टी और पी का ही तो फंक्शन है। तो वही चीज़ इसीलिए यहाँ पर एच ला रहा हूँ मैं। ये तो एक बार पी को छोड़ दो, डी वी माइनस एक बार वी को छोड़ दो पी की, ठीक है। ये लो, ये सिस्टम भी हो गया है। ये एक नंबर, ये दो नंबर, तीन नंबर पे क्या आएगा अब, h बराबर किसका फंक्शन है, टी और पी का। क्यों, क्योंकि ये टी और पी का है तो ऑब्वियस ही बात है, अगर h अराइज हुआ है, h का मतलब अगर अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी है तो अपना h टी और p, इसका मतलब यहाँ पे जो टर्म आनी है वो cp में आनी है। सीधा सीधा बताऊँ तो अब cp में टर्म्स आनी है कहीं ना कहीं, जैसे वहाँ cv में आया था ना, अब यहाँ cp में टर्म्स आनी है। ये दोनों h मत लिखो, यहाँ u लिखना है, ये लो, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, अब ऐसे ही h का फंक्शन लिखना है, तो h का फंक्शन लिखो तो क्या आएगा, डी एच बराबर डी एच अपॉन डी टी और p कांस्टेंट प्लस डी एच अपॉन डी पी कांस्टेंट टी और डी टी, ठीक है। कुछ लग रहा है कि कहाँ पर क्या रख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, कहाँ पर रखना है भैया बे। अब इस वैल्यू को सारी की सारी को, 3 नंबर की वैल्यू है, इसको कहाँ रख दो,
इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 रखने पर, किसकी इक्वेशन 3 रखने पर, तो क्या आएगी, डी यू बराबर डी एच अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस डी एच अपॉन डी पी कॉन्स्टेंट टी डी टी माइनस पी डी बी प्लस वी माइनस का वी डी पी। ठीक है, आराम से देख लीजिए, यही थी, यही लिखना है अपने को। अब इसका मान कहाँ ले आएंगे अपन वापस, जो अपन ने सबसे पहले निकाला था, कहाँ पर निकाला था सबसे पहले, यहाँ कुछ निकाला था, P प्लाई T निकाला था ना ये मान। तो अब कहाँ रखना है इसको, भाई ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ रखेंगे, ये डी यू का मान पूरा यहाँ रख देंगे, तो यहाँ ये डी एस का मान आ जाएगा और इसका कंपैरिजन फिर वापस इससे स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो मान है कौन सा, इक्वेशन जो 4 है वो कहाँ रखनी है, ये इक्वेशन में पिछले वाले से अगर ए लिख दूँ, इक्वेशन ए में डी यू का मान रखने पर, डी यू का मान रखने पर क्या हो रहा है, डी एस बराबर, अब ये पूरा मान कहाँ आएगा, वहाँ आएगा 1 अपॉन टी डी एच अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट पी डी टी प्लस डी एच अपॉन डी पी, ठीक है, टी डी टी माइनस पी डी वी माइनस वी डी पी प्लस पी अपॉन टी डी वी। ठीक है, कितना बड़ा मान आया है, ये पूरा इसमें मान आया है, ऐसा ही कुछ है पूरा है या कुछ और है। अब अपन देखें तो अगर सब में एक जैसा कर दे मैं, तो अगर 1 अपॉन टी सब में से कॉमन ले ले मैं, तो तब क्या होगा, 1 अपॉन टी सब में से कॉमन ले ले मैं, तो जो अब आपका यहाँ बन रहा है वो बनेगा डी एस बराबर 1 अपॉन टी डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस डी टी प्लस डी एच अपॉन डी पी पी डी वी बाई टी माइनस वी डी पी बाई टी प्लस पी बाई टी डी वी। अगर इसको ऐसे बोल दूँ तो ये पी डी वी हो गया। ठीक है, कुछ कट रहा है, कट गया। ठीक है, तो अब क्या बचा है, डी एस बराबर 1 अपॉन टी डी एच अपॉन डी टी पी 1 अपॉन टी डी एच अपॉन डी पी कॉन्स्टेंट टी डी पी माइनस का v बाई टी और डी पी। ठीक है, अभी एक बार और कॉमन ले लेता हूँ ताकि यहाँ से आपको सारा एक कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए, ये भी फिर साथ में ही समझ लेंगे इसको। डी एच बाई डी पी कॉन्स्टेंट टी माइनस वी और डी पी। देखो ए में डी यू का मान रखा तो क्या आया, डी एच बाई 1 अपॉन टी डी एच डी टी डी पी डी टी डी एच अपॉन डी पी डी टी माइनस पी डी वी वी डी पी प्लस ये, इसमें डी टी का सब में कॉमन लिया हुआ है एक तरह से, ये पूरा मैंने यहाँ कॉमन लिया हुआ है,
तो ये यहाँ, इसलिए इसमें भी आ गए हैं, वहाँ तो था ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें भी टी, इसमें भी टी, पीडीवी से पीडीवी कैंसिल, ये पूरा एक तरह से ये टर्म कैंसिल हो चुकी है। तो अब ये बचा, अब इसमें क्या 1/t dh/dt dt प्लस 1/t, 1/t हो गया ना भाई, कॉमन लिया हुआ था, तो अब वो मैंने वापस इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया dh/dp t dv। और ये अब मुझे dp और dp यहाँ वापस सेम दिखा है, कहाँ दिखा है, यहाँ सेम दिखा है, तो मैंने वापस यहाँ कॉमन लिया है और यहाँ मैंने ये बनाया है। ठीक है, अब आराम से आप देखना क्यों ये मैंने ऐसा क्यों किया है। इसको मैंने dt की टर्म में रखा, इसको dp की टर्म में रखा। क्यों रखा? क्योंकि देखो जब मैं इसको देखूं तो यहाँ dt है, यहाँ dp है, तभी तो मैं फिर से वही 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5 को तभी तो मैं वापस रिलेटेबल बना सकूंगा। कैसे बना पाऊंगा कि अब ये सारा मान मैंने इसमें कर लिया, अब मेरे को फिर से यहाँ पर देखना है। अब देखो 1 और 5 में क्या दिख रहा है आपको कि ds से ds बराबर, चलो कट गया है, dt से dt वाला, तो ds/dt एट कांस्टेंट p, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, 1/t dh/dt एट कांस्टेंट p। अगर किसी को याद आएगा तो मुझे यहाँ से बता देगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर वो पुरानी क्लास में वापस देखें। अब ये चीज़ क्या होगी, ds/dp एट कांस्टेंट t। ठीक है, dp से dp फिर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा है 1/t, क्या होगा dh/dp कांस्टेंट t माइनस p। देखो उसमें p प्लस था टर्म, u था, वहाँ u आ रहा था, यहाँ h आने लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ h आने लग गया था तो अब आप समझ गए होंगे h आ रहा है, जिसका मतलब वहाँ cv अराइज हुआ था, यहाँ कहीं cp अराइज होगा। अब यहाँ cp कहाँ अराइज हो रहा है? अगर आपको ध्यान पड़ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पड़ रहा है तो दिक्कत की बात है भाई, कि अगर आपको ध्यान नहीं पड़ रहा है कि dh/dt क्या होता है, cp होता है। क्या होता है? cp होता है। तो ds/dt एट कांस्टेंट p बराबर cpt। ठीक है, ये देखो आया। हम इसका आगे वैसे भी निकालेंगे, पर यहाँ से हमारे को क्या चीज़ सीखने को मिल गई, ये, और इसका मान हमेशा पॉजिटिव ही निकलेगा, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर इसका मान पॉजिटिव है तो चेंज इन क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, भाई इसका मान कभी नेगेटिव नहीं होता है। cp dt का कहा अपन ने हर जगह लिया, जहाँ cp कहीं नेगेटिव नहीं लिया ना, तो यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब, अब इसका मतलब इस मैथमेटिकल से हम क्या समझ रहे हैं कि चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नॉन ए पॉजिटिव। अगर इस वैल्यू को मैं पॉजिटिव बोल दूँ तो मैं यही तो बोलूँगा कि चेंज इन एंट्रोपी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज पॉजिटिव। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगी, एंट्रोपी भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होगी, एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ठीक है भैया, अब यहाँ से भी इसका भी फिर से वही रिलेशन बनाने पड़ेंगे, डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, फिर से इनको हटाना पड़ेगा, सारा हटा हटू के सारा खेल वही करना पड़ेगा, और फिर आखिर में जाके इसका भी अल्फा और उसमें रिलेशन लाना पड़ेगा। सेम ऐसा इसका रिलेशन लाना पड़ेगा, वो भी ले आएंगे अपन। अब अपन को फिर वही अल्फा वाला जो अपन ने पिछले में लिखा था, अल्फा 1/v dv/dp वाला, अब उसी का रिलेशन बनाना है। ठीक है, dv/dt एट कांस्टेंट p। अब वो रिलेशन कहाँ से होंगे, वो देखो ये जो चीज़ें हैं इन दोनों को ध्यान दो, सिर्फ किसको, इन दो को ध्यान दो। यहाँ से तो अपन ने इसका रिजल्ट तो निकाल दिया है कि कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी, वो अपन ने ऐसे निकाल दिया है।
पर अब अगर आगे अपने को करना है तो अपने को डबल डेरिवेटिव करना है। तो डबल डेरिवेटिव यहाँ से देखो, जिसका दिया हुआ है उसका ऐसा करके dt और dp के रेस्पेक्ट में कर दो ताकि ये दोनों बराबर हो जाएं। तो बस यहाँ क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, d/dt, और ये हो जाएगा 1/t, निकाल दो इसका बार, 1/t, और ये dp के रेस्पेक्ट में हो जाएगा तो dh² dt और dp ऐसा हो जाएगा, माइनस नहीं है। हुआ ऐसा ही कुछ, ये 6 के लिए ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही 7 के लिए भी हो जाएगा फिर से, d² dt dp किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, t दिया हुआ है तो t के रेस्पेक्ट में होगा। इसका भी पूरा निकाल दो ऐसे ही भाई, इसमें ऐसे होगा, ये देखो क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो गया ना, इसमें तो t कांस्टेंट ऑलरेडी था पहले ही, तो t को ऐसे छोड़ दिया। अब इसमें करेंगे तो एक बार वही t² हो जाएगा, और इसका एक बार करेंगे फिर एक बार इसका करेंगे, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। आपको मैं इसका फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ साथ में, ये आप करके देखना, नहीं होगा तो अपन फिर से देखेंगे आराम से। पर अब अपने को वही तो चीज़ वापस करनी है, इस बार इनके रेस्पेक्ट में करना है, फिर ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे इन दोनों को मिलाएंगे, उसमें काटेंगे करेंगे और अल्फा की टर्म में आ जाएगा। तो ओवरऑल जो इसकी इक्वेशन जो बननी है वो बननी है कि ds बराबर cp dt माइनस अल्फा v अल्फा dp, क्या बननी है इसकी, ऐसी कुछ इक्वेशन बननी है। हालांकि ये अपने काम नहीं आएगी, हमने इसके साथ सिर्फ संपीड़िता गुणांक के साथ में इनका रिलेशन बनाया, अपना काम यहीं से हो जाता है। जैसे ये आया इसको हमने cp में बदला, और यहाँ से हमने बोल दिया कि cp/dt क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और उसकी वजह से क्या बोल सकते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है क्योंकि उसका मान ही पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब ऐसा ही अपने को एक चीज़ और करनी पड़ेगी, वो भी अपन साथ के साथ देख लेते हैं। भैया ये दोनों जो हैं इनमें इतना कंफ्यूज मत होना, इनमें सिर्फ अपने को वो मैंने एक तो ऐसे ही पूरा निकलवा के बताया है, पर अपने को सिर्फ उनके साथ संपीड़िता गुणांक के साथ उनका रिलेशन याद रखना है। ठीक है, अब आपने 2 के लिए निकाल लिया था ना भाई, यहाँ से मैंने ये प्रूफ कर लिया कि जो ये है ये फंक्शन किसका हो सकता है, t और v का भी हो सकता है और t और p का भी हो सकता है। t और v का फंक्शन एनर्जी भी होता है, ये एंथैल्पी का फंक्शन होता है। यहाँ से मैं जो टर्म लाऊंगा वो cv में लाऊंगा, यहाँ से वो टर्म लाऊंगा मैं cp में लाऊंगा। ठीक है, मतलब एंट्रोपी का रिलेशन में किससे बना लूँगा, cp और cv से भी बना लिया मैंने। ठीक है, और दोनों में क्या होता है, एंट्रोपी तो हमेशा बढ़ती है वैसे भी, तो यहाँ पे भी बढ़ ही रही है, ये तो हो गया। अब एक और चीज़ देखें कि du बराबर dq माइनस pdv तो होता है। ठीक है, यही तो होता है। या फिर अब अगर मैं ऐसा कुछ है, अगर मैं इसको ऐसा नहीं लिख के यहाँ मैं ये भी लिख सकता हूँ TDS, कोई पूछे तो बता भी देना भाई क्या हूँ, dq/t बराबर ds ही तो था सेकेंड लॉ में, तो du बराबर ये माइनस pdv, ये pdv बोल सकता हूँ, w बोल सकता हूँ, मैंने माइनस pdv बोला हुआ, अभी दिक्कत नहीं है कोई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे क्या करना है कि मुझे चाहिए भाई ds का वैल्यू, मैं एंट्रोपी तो फाइंड कर रहा हूँ हर जगह, तो क्या होगा du प्लस pdv/t तो हुआ, यही तो हुआ, अभी थोड़ी देर पहले भी तो किया है, कंफ्यूज मत हो ना, दूसरे तरीके से बता दिया इस बार। ये देखो अब तुम्हारे को दिख रहा होगा कि हाँ ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो लिखा है, ये वही तो चीज़ लिखी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करूँगा हर बार। ठीक है, क्या फाइंड करूँगा, चेंज इन एंट्रोपी फाइंड करूँगा।
अगर मैंने ये लिख दिया तो गलत लिखा है क्या कहीं? कोई बताओ भाई मेरे को कि नहीं सर ये आपका गलत लिखा हुआ है, नहीं ना। तो अब मैं अगर S1 से S2 चल जाऊँ ds में cv dt, कहाँ से चल जाऊँ? t से, कहाँ से चल जाऊँ? t1 से t2 चल जाऊँ तो dt बाई टी प्लस p, कहाँ से? p बाई टी बार ले लूँ तो कहाँ से कहाँ तक चल जाऊँ? v1 से v2 dv। ठीक है, गलत नहीं है ना? कुछ भी गलत है तो बता देना भाई आराम से मेरे को कि हाँ सर ये गलत हो रहा है। अब अगर अपन यहाँ से देखें तो एस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसको डेल्टा एस बोल दिया मैंने, सी वी बार था, यहाँ क्या हो जाएगा? सी वी एल एन क्या आएगा? T2 बाई T1, सही है। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या अपन कर पा रहे हैं कुछ? यहाँ तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो भैया अगर याद रहा हो तो सबसे अच्छी बात है, PV बराबर NRT, P की जगह को अगर P की जगह में रख दूँ तो जाएगा क्या? N को छोड़ दो, RT बाई V लिख सकता हूँ। ठीक है, RT बाई V लिख दिया, कहाँ लिख सकता हूँ? यहाँ लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ में अगर RT बाई V लिखता तो V तो कहाँ चल जाता? अंदर, T से T कैंसिल हो जाता, R बचता। ठीक है, क्या हो जाता अब यहाँ पर फॉर्मूला? NR ln V2 बाई V1 क्या हो जाता? R ln V2 बाई V1। N के लिए ले लो तो N आ जाएगा, अगर N के लिए नहीं लिया है तो सिंपल मैंने ये ले लिया। ये देखो, अब ये बताओ ये कौन कौन सा रिलेशन हुआ है? कोई बता पा रहा है कि भाई ये कौन सा रिलेशन है? चेंज इन एंट्रोपी देख ली मैंने, कैलकुलेट करने का तरीका ये है। वो तो हमने फंक्शंस देखे थे कि क्या एंट्रोपी T और V का फंक्शन हो सकता है, क्या T और P का फंक्शन हो सकता है, तो हो सकता है। वो हमने E और H के बराबर इनको कर लिया था और कर दिया था। पर अब जो हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कैलकुलेट कैसे करनी है। तो उसकी कैलकुलेट अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम का बात रहे तो ऐसे कैलकुलेट करनी है, क्या? टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात रहे तो ऐसे कैलकुलेट करनी है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे अगली? वैसे ही अगर P और T का बोल दूं तो P और T का बोल दूं तो क्या आएगा बताओ? क्या CP ln T2 बाई T1 R ln P2 बाई P1 आ जाएगा क्या? सेम ही तो आना है, कुछ भी चेंज नहीं होना है। CP की जगह CV की जगह CP आ जाएगा, ln T2 बाई T1 ही आएगा और R ln P2 बाई P1 ही तो आएगा। ये लो, कौन से टाइम पर है? जब P और T कैलकुलेट करना हो, माइनस कर देना भाई, यहाँ चिन्ह चेंज हो जाएगा ना थोड़ा, सॉरी ये लो बस, ये ऐसा हो जाएगा। अगला अब किस में निकाल सकते हैं? P और T में निकाल दिया, अब PV में निकाल दो। P और V, देखो P और V दोनों आ गए, इसका मतलब P किसका फंक्शन था? अपने P एंथैल्पी का फंक्शन था ना, ऐसे तो था P, T और P तो था, और U किसका था? T और V का। तो अब मैं दोनों ले आया हूँ। अब जब दोनों ले आया हूँ तो दोनों में क्या करोगे? अब आप एक बार CP लोगे और एक बार CV लोगे। CP ln V2 बाई V1 प्लस CV ln P2 बाई P1। आया कुछ समझ में? आया कुछ समझ में? ये देखो, ये चेंज इन एंट्रोपी है, ये याद रखना, ये चेंज इन एंट्रोपी है। वो फंक्शन थे, वो अलग चीज़ था, वो छोटा, उसमें अपना सारा काम सिर्फ इसी पे चल रहा था, DS पे।
आंशिक अवकलन पे चल रहा था, ds/dt, ds/dv या ds/dp, इन्हीं पे चल रहा था, आंशिक रूप से चल रहा था, तब रिलेशन अलग बन रहे थे, तब अपने को और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ी। पर जब अपन मोटा अंतर ले ले हुए सीधा, तो मोटा अंतर सीधा ये फॉर्मूला, इससे ये किया। आपको याद रखने वाले फॉर्मूले यही हैं, सीधे ये याद रखना है आपको। किसी के लिए भी आपको एंट्रोपी फाइंड करनी रहे, कैसे करोगे? CV ln T2/T1 R ln V2/V1। कब? जब आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम गिवन हो, उसके जो भी सिस्टम हो उसका टेम्परेचर और वॉल्यूम गिवन हो तब। अब उसी का अगर आपको प्रेशर और टेम्परेचर गिवन हो तब CP ले लो, CP ln T2/T1 माइनस R ln P2/P1। उसी का फिर अपने को अगर वो दे देवे, P और V दे देवे, तो CP और CV दोनों आ जाएंगे, V2V1 आ जाएगा, P2V1 आ जाएगा, हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा इतनी दोहराई वाली बात भी नहीं है, ठीक है। अब एक छोटा सा जो अपन नियम पढ़ लेते हैं, वो ट्राउटन का लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं? ट्राउटन्स लॉ पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है। इसके बाद ट्राउटन सा लॉ, ये याद रखने वाली बातें हैं एंट्रोपी के बारे में। अब अपन ने एंट्रोपी लगभग ऐसे कैलकुलेट तो करना सीख ली है, फंक्शन में भी सीख ली और अलग अलग बड़े अंतर में भी सीख ली, ठीक है। अब ट्राउटन ने एक लॉ दिया था, वो ऐसा था, S वेपोराइजेशन डेल्टा H/TB, ठीक है। ये मतलब क्या है? ट्राउटन का लॉ क्या था? ये है, जो भी द्रव है उनके वाष्पीकरण, द्रव का वाष्पीकरण होगा, बॉइलिंग, वाष्पीकरण जो होगा, ट्राउटन का लॉ सिर्फ यही है कि किसी भी लिक्विड की वेपोराइजेशन होने पर उसकी जो एंट्रोपी एंथैल्पी/TB जो है वो लगभग 90 किलो जूल के अराउंड होनी चाहिए। किलो जूल पर मोल इन्वर्स है, किलो जूल पर मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स, ये आपको याद होना चाहिए, किलो जूल पर मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स, ठीक है। पर किसके बराबर? ये नियम तो इतना ही है कि S वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन मतलब लिक्विड से वेपर जो जाएगा, जितने भी लिक्विड वेपर से जाएंगे उनका लगभग 90 किलो जूल पर मोल इन्वर्स से ही निकाला जाता है। यहाँ से हम उसका TB DH इनमें से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ये किन पे नहीं लगेगा, जरूरी ये था भाई, ये जहाँ पे एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाए, जिस भी सॉल्यूशन में एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए, क्या हो जाए? एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए, वहाँ ये अप्लाई नहीं होता है। दूसरा एक था इसका 150 केल्विन, क्या था? 150 केल्विन, जिनका क्वथनांक 150 केल्विन होता है, क्वथनांक 150 केल्विन या इससे कम होता है, जिन भी लिक्विड का क्वथनांक 150 केल्विन से कम या इतना होता है तो उन पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है, लागू नहीं होता है। ये सीधा सीधा क्या है, आप किसी भी लिक्विड की एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन फाइंड करना है तो उसका तरीका इनका सीधा, इन्होंने अपना मान दे दिया था कि 90 किलो जूल होता है, पर ये निकाला कैसे जाता है? ऐसे डेल्टा H/TB। ये अपन जब क्लासियस क्लेपेरॉन पढ़ेंगे उस टाइम पे, जब अपन फेज ट्रांजिशन पढ़ते हैं, फेज ट्रांजिशन पढ़ेंगे मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, वाइस वर्सा भी देख लो, ये वाला लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। जब ये फेज ट्रांजिशन पढ़ेंगे तब इनकी एंट्रोपीज पढ़ेंगे सबकी, कि हीट ऑफ फ्यूजन बाई क्या होगा, TF होगा, TM होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब उस टाइम पे। उसमें से इन्होंने ये निकाल के बताया था कि भाई लिक्विड से वेपर जाने में, ठीक है, आपका डेल्टा H/TB इतना होता है, और ये इसमें एक दो कंडीशन दे दी थी कि 150 केल्विन से नीचे इनका नहीं होना चाहिए और सॉल्यूशन में कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। तो अब इसके बाद में अपने को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्लासियस क्लेपेरॉन पढ़ लेंगे अपन, ठीक है, और फिर अपन गिब्स एनर्जी से पहले अपन उसके लिए क्या पढ़ेंगे?
स्वतः या अस्वतः। अब सिस्टम स्वतः कब होगा, अस्वतः कब होगा, उसकी कंडीशन, स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी की कंडीशंस पढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये ओके, थैंक यू।